हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट देखो, आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था थर्ड लेसन का। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि थर्ड लेसन कब स्टार्ट करोगे। तो स्टूडेंट आज से आपकी जो सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको मैं थर्ड लेसन पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट कोई दिक्कत नहीं है। कोई वीडियो बड़ी आएगी कोई छोटी आएगी, इस तरीके से आपका जल्द ही ये थर्ड लेसन कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यार कोर्स की जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं ना कि कोर्स होगा या नहीं होगा, तो यार हर साल कराते हैं, इस साल भी कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है ना, सब्र रखा करो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले जो हमारा थर्ड लेसन है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो पहली हेडिंग है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी के साथ आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक है, बात आती है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखोगे तो देखो, कोई चालक ले सकते हो या फिर कोई परिपथ। तो यहाँ लिखो किसी चालक में, चालक के यहाँ पर क्या ले सकते हो? परिपथ। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन, बहुत छोटी सी है, बहुत ही सिंपल सी है कि अगर कोई चालक है, कोई कंडक्टर है या फिर कोई सर्किट हो सकता है, परिपथ हो सकता है, वो किसी की भी बात कह सकता है क्योंकि चालक में भी धारा प्रवाहित होगी और कोई कंडक्टर है या फिर सर्किट है या फिर परिपथ है उसमें भी धारा प्रवाहित होगी। तो किसी चालक में या किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को ही स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बात आती है इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं। तो यहाँ लिखोगे इसे स्मॉल आई भी ले सकते हो, कैपिटल आई भी ले सकते हो। आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब यदि किसी चालक में t सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश Q कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, थोड़ा सा मेरे को फास्ट लिखना पड़ता है, इसी वजह से राइटिंग थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है। बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई चालक है और उस चालक में t सेकंड में जो विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना है? Q कूलाम है। कितना है? Q कूलाम। तो उस कंडीशन में उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखोगे I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। आप इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। हमारे पास एक सूत्र निकल के आ गया I बराबर Q अपॉन T। तो अब नीचे वाली जो चीज़ है क्या है? ये समय है। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आप छोटी सी डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब चालक में धारा कहाँ प्रवाहित होगी? किसी चालक में या फिर किसी परिपथ में। तो बस उतना सा ऐड कर दो, किसी चालक या परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या रटना पड़ेगा आपको? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना समझोगे आप सभी की उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और स्टूडेंट देखो, आप इसका यूनिट इसी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? यहाँ लिखोगे मात्रक। अब एक चीज़ बताओ, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलम प्रति सेकंड स्टूडेंट हम इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर।
जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताओ, तो आप बताओगे उसको क्या, कूलम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। क्या बताओगे, कूलम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा की, कि 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे यदि Q बराबर 1 कूलम एवं T बराबर 1 सेकेंड हो तो I बराबर 1 एम्पियर। अब आप चाहो तो इसी से पूरी की पूरी 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हो। कैसे, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक या परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो बताओ, रटना पड़ेगा। जो मैंने डेफिनेशन आपको ऊपर बताई है बिल्कुल उसी टाइप से आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। कैसे करोगे, यदि किसी चालक में या कोई परिपथ हो सकता है 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस परिपथ या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आसानी से, यदि किसी चालक की जगह कोई सर्किट या परिपथ भी कह सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर परिपथ भी लिख दे रहा हूँ मैं। यदि किसी चालक या परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक या परिपथ, ठीक है ना, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। बताओ, यहां पर आपको स्टूडेंट रटना पड़ेगा क्या, जो मैंने बताया है ना ऊपर वही मैंने यहां पर डिफाइन किया है कि अगर कोई चालक है या फिर कोई परिपथ है, अगर उस चालक या परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ में या फिर चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, 1 एम्पियर होगी। तो मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा को भी लिख दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगर मात्रक की बात करें तो आप आसानी से इससे मात्रक बना सकते हो, इसी से आप पूरी की पूरी परिभाषा बना सकते हो। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है स्टूडेंट ये, ठीक है, इसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा इसे पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल लो। अब नोट देखो, आप सभी ने स्टूडेंट पहले चैप्टर में पढ़ा होगा Q बराबर N इंटू ई, और अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T। तो अगर मैं Q बराबर वैल्यू निकालूं तो Q बराबर क्या निकल के आएगा, I इंटू टी। तो यहाँ लिखोगे Q बराबर I इंटू टी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दोगे। अब देखो दोनों ही Q के मान हैं, तो यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या लिखोगे, N इंटू ई बराबर I इंटू टी। अब स्टूडेंट आगे क्या लिखना है आपको वो समझ लो। यदि I बराबर 1 एम्पियर एवं T बराबर 1 सेकेंड हो तो क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पर I की जगह 1 एम्पियर लगाएंगे और T की जगह 1 सेकेंड लगाएंगे। लगा दूँ ऊपर वैल्यू, इसलिए N इंटू ई बराबर 1 इंटू 1। हमें N का मान चाहिए, तो N बराबर क्या लिख सकते हो, 1 का 1 में मल्टीपल करोगे 1 ही आएगा, बटे ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आप सभी ने इसका वैल्यू तो शायद सभी को पता हो, 1 अपॉन ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। पीछे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन। आगे इसे सॉल्व करोगे
10 की पावर माइनस के 19 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, बटे 1.6। अब देखो मैं 10 की पावर 19 को तोड़ के लिख सकता हूँ, कैसे, 10 गुणा 10 की पावर 18। अब देखो 10 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और नीचे हमारा क्या चल रहा है स्टूडेंट, 1.6। आगे क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा, 10 का गुणा 10 में करोगे कितना आएगा, 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे 16। काटो, 16 छिक्के 96, कितना बचा, 4 0, 16 दूनी 32, 8 0, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब समझना, यदि किसी चालक या परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। यहां से ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार में हमने 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की, कितनी, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की, तो इस चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने वाले हैं। ये यहां से निष्कर्ष निकल के आएगा। तो आप यहां पर लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि परिपथ में किसी चालक तार में से लिख लो, किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। यहां तक समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा है? तो देखो स्टूडेंट, यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर कोई चालक तार है, अगर हमने इसमें 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यहाँ पर माना हमने, देखो यदि I बराबर 1 एम्पियर एवं T बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड तक हमने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की है, तो उस चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया है। तो ये नोट पॉइंट भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों बात आती है, देखो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कहीं पर भी इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर एरो का साइन लगाते हैं। कोई चालक तार है तो उसमें अगर हम धारा दिखाएंगे तो एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन बन जाता है बच्चों को कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर राशि कैसी है, अदिश राशि है या सदिश राशि। तो स्टूडेंट देखो, ऐसे मैं 2 रीजन्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों है, इसके मैं 2 रीजंस बताने वाला हूं। पहला, किसी धारावाही तार को मोड़ देने पर या गांठ लगा देने पर धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर ये सदिश राशि होती और अगर हमने उसको, अगर धारा सदिश राशि होती और अगर हम तार को मोड़ देते या गांठ लगा देते, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसकी जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन हो जाता। तो यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा प्यार सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। इस तरीके से सपोज करो कोई तार है, हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। ठीक है, तो धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, धारा की डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन से मत कंफ्यूज हो जाना कि ये सदिश राशि होगी। ठीक है, याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अगर कोई धारावाही तार है उसको मोड़ दिया या फिर गांठ लगा दी तो धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो धारा है एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। सेकंड पॉइंट, विद्युत धारा वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती। वेक्टर सदिश योग, वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर सपोज करो दो धारावाही चालक तार हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक इस तरीके से मान लो और एक ये मान लो, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। इसमें अगर हमने 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की और इस वाले में हमने 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, अगर ये सदिश राशि होती, क्या, अगर ये सदिश राशि होती तो जो परिणामी धारा स्टूडेंट वो 5 एम्पीयर आनी चाहिए थी। वेक्टर योग ax² प्लस ay स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया 9 प्लस 16, अंडरूट के अंदर 25, कितना आना चाहिए था 5 एम्पीयर। बट ऐसा नहीं होता है। अगर दो धारावाही चालक तार हैं, एक में हमने 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, दूसरे में हमने 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, तो जो परिणामी धारा है वो 7 एम्पीयर आती है, ना कि 5 एम्पीयर। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। अगर सदिश राशि होती तो यहां पर परिणामी धारा स्टूडेंट कितनी आनी चाहिए थी, 5 एम्पीयर। ax² प्लस ay स्क्वायर वाला सूत्र लगा के, वेक्टर योग का जो नियम होता है उसको लगा के 5 एम्पीयर आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। परिणामी धारा कितनी आती है, 7 एम्पीयर। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है कि जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है सदिश, तो आप क्या कहोगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, दोनों रीजंस मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको भी स्टूडेंट अब मिटा देते हैं। यहाँ तक आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करा देंगे, टेंशन ना लिया करो यार। आप सभी के लिए ही स्टूडेंट हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। और अगर आपको ही दिक्कत रह जाएगी तो फिर पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ। तो जो भी दिक्कत है कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। चलो आगे बात करते स्टूडेंट अब कुछ और अदर हेडिंग्स की। जो अगली हेडिंग है वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, एक और नाम है इसका, या अपवाह वेग, ठीक है। दोनों नाम आप सभी को पता होना चाहिए। अपवाह वेग, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट, पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। किसी चालक तार के, किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने पर ठीक है, कोई चालक तार है, अगर उस चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या कर दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया। विभवांतर उत्पन्न करने पर, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर। अगर वैद्युत क्षेत्र लगाएं तो उसका मतलब क्या है कि विभवांतर हमने उत्पन्न कर दिया है। विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग या
अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चालक तार है, अगर उसके सिरों के बीच हमने या तो विभवांतर लगा दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया, विभवांतर उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा, अब यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट इसको VD से करते हैं और इसका जो मान है लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। एक अनियमित वेग होता है जिसकी वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, और ये हमारा क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। दोनों में अंतर क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लेना कि अनुगमन वेग क्या होता है और अनियमित वेग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई चालक तार मान लो जो मैं बना रहा हूँ, ये कोई चालक तार है, इसके सिरों के बीच हमने कोई वैद्युत क्षेत्र या बैटरी लगा दी। इस तरीके से, तो ये प्लस और ये माइनस, ये धारा की डायरेक्शन होगी, और जो धारा की डायरेक्शन है वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अब ये कोई चालक तार है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बहुत सारे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। ठीक है, जब इस चालक तार के सिरों के बीच हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, इधर साइड है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। ठीक है, ये और ये जो वेग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, VD या अनुगमन वेग। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कोई चालक तार है उसके सिरों के बीच हमने विभवांतर उत्पन्न कर दिया, विभवांतर उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, अर्थात इस चालक तार के सिरों के बीच हमने बैटरी जोड़ दी। ये बैटरी है, इसका धन सिरा हमने इधर जोड़ दिया और नेगेटिव सिरा इधर जोड़ दिया। तो धन सिरा जिधर है वो तो धारा की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो धारा की डायरेक्शन है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है, विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या स्टूडेंट, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं एक सूक्ष्म नियत वेग से, और इस वेग को ही स्टूडेंट हमने नाम दिया है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। पूरी डेफिनेशन आप इसी से डिफाइन कर सकते हो कि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने पर, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, और इसी वेग को, सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। क्या डेफिनेशन रटनी पड़ेगी यार, आप पूरी की पूरी डेफिनेशन इसी से बना सकते हो, मैंने जो डायग्राम बनाया है। तो क्या फिजिक्स को रटना जरूरी है, इसको समझ कर भी तो पढ़ा जा सकता है। तो फिजिक्स को रटो मत, समझो। ओके, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं दो डेफिनेशंस और डिस्कस करूंगा अभी। एक तो है आपकी श्रांति काल, इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, दोनों में डेफिनेशन एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। इसको तो हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पहले तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर धातुओं के लिए जो श्रांति काल है वो 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कोटि का मतलब एक ऑर्डर है, इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है, नीचे तो हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। माध्यमुक्त पथ अधिकांश धातुओं के लिए 10⁻⁹ मीटर की कोटि का हो सकता है। ये तो बात हो गई कि इनकी वैल्यूज़ क्या है और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अब समझना, अब कोई धातु है, धातु के अंदर ऐसा तो है नहीं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ बीच बीच में स्टूडेंट धनायन भी होते हैं। क्या होते हैं, धनायन, क्या होते हैं, धनायन, इस तरीके से। तो चालक तार या धातु जो हमारे पास है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनायंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। अब डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है, श्रांति काल की बनाओगे या माध्य मुक्त पथ की बनाओगे, दोनों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
क्या लिखोगे? धातुओं के अंदर, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच और दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश धातुओं के लिए इसका जो मान है वो 10⁻⁴ सेकंड की कोटि का होता है। अब बात आती है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो स्टूडेंट अंतर कुछ भी नहीं है, पूरी डेफिनेशन सेम है। यहाँ लिखोगे धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, औसत दूरी या माध्य दूरी कह सकते हो, औसत समयांतराल या माध्य समयांतराल कह सकते हो, औसत दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। ठीक है, जो समझ में नहीं पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखना है। समझो एक बार, अगर बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की, ठीक है, तो क्या है? धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश धातुओं के लिए जो श्रांति काल का मान है वो लगभग 10⁻⁴ सेकंड की कोटि का होता है। अब देखो अंतर वाली बात आती है, कहाँ पर है? टक्करों के बीच। ये तो सेम है, दो क्रमागत टक्करों के बीच। यहाँ पर है लिया गया औसत समयांतराल और यहाँ पर है चली गई औसत दूरी। बस ये अंतर है। दोनों डेफिनेशंस आप तैयार कर सकते हो, बस थोड़ा सा अंतर करके। यहाँ पर है बीच लिए गए औसत समयांतराल, यहाँ पर है कि बीच चली गई औसत दूरी। अब बात आती है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। और अधिकांश धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर की कोटि का। अब देखो समझते हैं डायग्राम से, समझो। अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो धनायनों से दो क्रमागत टक्कर, क्रमागत का मतलब पहले किसी एक धनायन से टकरा गया, उसके बाद आगे जाके फिर किसी धनायन से टकरा गया। अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक वो दो धनायनों से टकरा चुका है। अब दो धनायनों से टकराया तो यहाँ से यहाँ तक जब वो चला तो समय लगा होगा कुछ ना कुछ। अब सपोज करो पहली जब टक्कर हुई उसको 3 सेकंड लगे, अगली जब टक्कर हुई तो उसको 4 सेकंड लगे। औसत कैसे निकालोगे? 3 + 4/2 कितना आया? 7/2 बराबर 3.5। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए औसत, औसत का मतलब दो टक्कर हुई हैं, दो टक्करों का औसत निकालोगे तो इसी प्रकार से निकाला जाएगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समयांतराल होगा उसी को स्टूडेंट हम रिलैक्सेशन टाइम या फिर श्रांति काल कहते हैं। अब वही देखो यहाँ पर फंडा अपनाया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लोगे। दो क्रमागत टक्कर हुई है तो पहली दूरी कितनी है? सपोज करो 1 मीटर, दूसरी है 2 मीटर बटे 2, कितना आएगा? 3/2 1.5 मीटर हमारी क्या हो जाएगा? माध्य मुक्त पथ होगा। तो दोनों डेफिनेशंस में कोई भी अंतर नहीं है। आप एक डेफिनेशन याद करोगे, दोनों डेफिनेशन बन जाएंगी। क्योंकि धातुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनायनों से टकराते रहते हैं। अब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो धनायन से टकराए, फिर आगे जाकर किसी धनायन से टकराए, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समयांतराल, जितना भी टाइम लगेगा उसका औसत, दो टक्करों में जितना भी समय लगा उसका जो औसत है उसको स्टूडेंट हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब पहली टक्कर हुई, कुछ दूरी चला होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर आगे जाके फिर टकरा किसी से, टकराया। अब टोटल डिस्टेंस जो है उसका औसत निकाल लो, वो हमारा माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समयांतराल
रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी या माध्य दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन को रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर इन तीनों डेफिनेशन, देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों डेफिनेशंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, या फिर आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। स्क्रीनशॉट जिन्होंने ना लिया हो जल्दी से ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।